हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और तालिबान के आते ही अफगानिस्तान का जो मंजर था, आज स्थिति उससे 10 गुना बदतर हो गई है। 25 सितंबर 2021 को तालिबान ने हेरात शहर में एक कैदी की खून से भरी लाश को एक साइन बोर्ड के साथ क्रेन से लटका दिया, जिसमें लिखा था क्रिमिनल्स का यही आश्रय होने वाला है। आज के तारीख में अफगानिस्तान में तालिबान के रूल के अंडर में ह्यूमन राइट्स ऑलमोस्ट ना के बराबर हो गए हैं। लोगों पर ओपनली फायर किया जा रहा है और औरतों का हाल तो बद से बदतर हो गया है। तालिबान के आते ही सारे बिलबोर्ड्स पर लगी औरतों के मुंह काले कर दिए गए हैं और हाल ही में यह खबर भी आई है कि तालिबानी लीडर अखुंज़ादा शरिया लॉ को और भी स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करने का ऑर्डर दे रहा है। अब इसके बाद से तो अफगानिस्तान जैसे समय के साथ पीछे चला जाएगा, बिकॉज आपको मालूम है लॉस को समय के हिसाब से चेंज करना चाहिए। पुराने जमाने के लॉ को आप आज के समय में एग्जैक्टली रेप्लिकेट नहीं कर सकते। अफगानिस्तान आज के समय में अनफॉर्चुनेटली दूसरा नॉर्थ कोरिया बनते जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद काफी आयरॉनिकली एक तालिबानी जज का यह कहना है कि अब तो अफगानिस्तान में औरतों की स्थिति और बेहतर हो गई है। So, चलो फ्रेंड्स, पता करते हैं कि एग्जैक्टली अफगानिस्तान की हालत कैसी है। सबसे पहले शुरू करते हैं अफगानिस्तान के जुडिशियल सिस्टम की हालत को देखकर। तो अफगानिस्तान के न्यायालय यानी कि कोर्ट अब कुछ ऐसे दिखते हैं। यहां जैसे हमारे देश में हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज होते हैं, वैसे ही वहां के अलग अलग इलाकों के हेड्स उस एरिया के जज बन जाते हैं और अपने हिसाब से कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली फैसले सुनाते हैं। लेकिन वहां पर ऑब्वियसली कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, सिर्फ शरिया लॉ के तालिबानी इंटरप्रिटेशन के हिसाब से फैसले सुनाए जाते हैं। सो बेसिकली तालिबान का कहना यह है कि शरिया में 6 ऐसे क्राइम्स है जिनकी कोई माफी नहीं है। अपने पति या पत्नी को धोखा देना, अपने धर्म को धोखा देना यानी एपोस्टेसी, अपने लोगों के खिलाफ जंग का ऐलान कर देना, चोरी करना, शराब पीना और आखिर में डिफेमेशन यानी कि किसी का नाम बेवजह खराब करना। अब बात आती है इन गुनाहों के सजाओं की। तो पहले 3 क्राइम्स में तो सजा सीधा मौत, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। बचे हुए 3 मतलब माइनर चोरी या दारू पीने जैसे क्राइम्स करने पर सीधा एम्प्यूटेशन यानी हाथ पैर काट देना। पर जहां पर बात आती है औरतों की तो ये कानून थोड़ा और कठोर हो जाता है। अब तालिबान जिस तरीके से शरिया के कानून को इंटरप्रेट करता है, उस हिसाब से उनका ये मानना है कि शरिया में स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है कि कैसे पति अपने पत्नियों को डिसिप्लिन कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप है पत्नी को वर्बली डांट के मनवाना। पर अगर वो ना माने तो अगला स्टेप है उसके साथ शारीरिक संबंध खत्म कर देना। अब अगर इससे भी बात नहीं बने तो तीसरा कदम है उसे मारना। यस, लेकिन उसमें भी क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि पत्नी के चेहरे या उसके ऐसे किसी बॉडी पार्ट पर नहीं जिससे उसकी चोट दिखाई दे या ज्यादा जोर से उसे लग जाए। इनफैक्ट औरतों के शोषण के केसेस में तालिबान के जजमेंट्स भी काफी वन साइडेड ही होते हैं। जैसे काबुल की एक औरत का ये केस ही ले लो, जिसके पति ने उसे इतना मारा कि उसकी नाक के साथ साथ दोनों हाथों की हड्डियां और उसका सर तक टूट गया। एंड देन फाइनली जब वो लड़की काबुल पुलिस में केस करवाने के लिए गई तो उसके पति ने वहां से भागकर तालिबान ज्वाइन कर लिया और उल्टा तालिबानी कोर्ट में अपनी बीवी के खिलाफ केस फाइल कर लिया। अब कोइंसिडेंटली यही टाइम था जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा करके सरकार एस्टैब्लिश कर ली थी। बस फिर क्या था, लड़की को बुलाया गया, तालिबानी जज ने फैसला सुनाया जिसमें बेसिकली सिर्फ उस आदमी के कसम ने उस कोर्ट में सच को प्रूव कर दिया कि पत्नी झूठी है। एंड जस्ट लाइक दैट जस्टिस वाज सर्व्ड बाय तालिबानी कोर्ट। हाँ, आई नो ये सब देखकर ऐसा लगता है मानो तालिबान 20 साल पीछे चला गया हो, लेकिन अफगान्स के इस हालत के जिम्मेदार तालिबानी तानाशाही जजेस नहीं बल्कि यूएसए है। यस, जो मैंने कहा वो बात बिल्कुल सही है। चलो सभी कड़ियों को मिलाकर देखते हैं। सबसे पहले तो जो ड्रोन्स और वेपन्स तालिबान के पास आते हैं वो सब यूएसए से आते हैं और तालिबान उन्हें फिर पाकिस्तान जैसी कंट्रीज को बेचता है और इसका बिजनेस बनाता है। दूसरा, सीआईए के कवर अफगान वॉर के दौरान बिन लादेन को यूएसए के स्पाई एजेंसीज ने ही क्रिएट किया था। एक टेररिस्ट एजेंसी को खड़ी करने वाला और उसका पेट भरने वाला यूएसए ही था। बस उसके सॉफ्ट इन्फ्लुएंसिंग के कारण यूएसए का ये डार्क साइड कभी किसी के सामने नहीं आता। पर यू नो फ्रेंड्स, मेरे रिसर्च में मैंने एक किताब पढ़ी जिसने अलकायदा के पीछे के सारे ऑपरेशंस के बारे में कच्चा चिट्ठा खोल दिया। इस बुक को लर्निंग पर्पस के लिए मैं आपको भी रेकमेंड करना चाहूंगा। बुक का नाम है तालिबान पावर ऑफ मिलिटेंट इस्लाम इन अफगानिस्तान एंड बियॉन्ड। और मजे की बात यह है, इस बुक की ऑडियो बुक समरी आपको कुकू एफएम ऐप पर मिलेगा, जहां पर आप 10,000 से भी ज्यादा नॉन फिक्शन ऑडियो शोज लर्निंग और नॉलेज रिलेटेड यहां पे सुन सकते हो, वो भी 7 डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस में, जैसे हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु एटसेट्रा। इस ऐप पर मौजूद बुक्स की मदद से आप अपने नॉलेज को कंपाउंड कर सकते हो और अलग अलग जॉनराज में लाइक बायोग्राफी, फाइनेंस, करियर, लीडरशिप, मेंटल हेल्थ
एटसेट्रा एटसेट्रा। प्लस आप हर चैप्टर में भी नोट्स भी बना सकते हो और स्लीप टाइमर भी सेट कर सकते हो। सो देरी किस बात की है फ्रेंड्स, इफ यू आर समवन हु प्रायोरिटाइजेस लर्निंग, अभी डाउनलोड करो कुकू FM ऐप और यूज करो मेरा कूपन कोड GetSet50 और पाओ 50% डिस्काउंट, यानी 399 की जगह पे सिर्फ 199 रुपीस आपको भरना है। वैसे ये ऑफर फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए ही वैलिड है। इसके ऊपर मेरे पास एक ऑफर है, 100 लकी विनर्स को मिलेगा 100% कैशबैक ऑन द एनुअल सब्सक्रिप्शन इफ यू यूज माय कूपन कोड। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, हरी नाउ। And now let's jump back to the topic. अब अगर देखा जाए तो इस एंटी वुमेन राइट्स वाले सिस्टम के पीछे कोई मॉडर्न आइडियाज नहीं है, बल्कि तालिबान के स्ट्रॉन्ग पेट्रियार्चल आइडियाज ही है। क्योंकि एक समय ऐसा भी था जब फीमेल्स अफगानिस्तान में जजेस, जर्नलिस्ट, डॉक्टर्स, यहां तक कि एक आर्मी ब्रिगेडियर तक बन गई थी, जिसको तालिबान ने आते ही उनकी पोजीशन से हटा दिया। और आज तालिबानी लोग ये ओपनली एक्सेप्ट कर रहे हैं कि औरत और आदमी बराबर नहीं होते और इसीलिए उन्हें हक भी बराबरी के नहीं मिलने चाहिए। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं तालिबान के स्कूल्स की। सो अपनी आइडियोलॉजी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए तालिबान ने आते ही स्कूल्स को बैन कर दिया, ये बोल के कि उन्हें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के करिकुलम्स और ड्रेस कोड में चेंजेस करने। पर अगले ही महीने सितंबर 2021 में तालिबान ने गवर्नमेंट बॉयज स्कूल को रीओपन कर दिया, मगर लड़कियों के नहीं। और बॉयज स्कूल में भी बच्चों को 5 घंटे कुरान के तालिबानी इंटरप्रिटेशन के अलावा और क्या पढ़ाया जाता है, ये एग्जैक्टली पता लगाना मुश्किल है। अब एक बात तो यहां पर क्लियर है कि तालिबान क्लियरली उन्हें ब्रेन वॉश कर रहा है। What do you want to be when you grow up? क्योंकि वो चाहते हैं कि आने वाले सालों में भी उनका रूल कायम रहे। एंड इन केस यू आर वंडरिंग लड़कियों के साथ क्या हो रहा है, तो 6th स्टैंडर्ड एंड अबव वाली लड़कियों को आज भी स्कूल जाना सख्त मना है। एंड सरप्राइजिंगली इस डिस्क्रिमिनेशन के पीछे का रियल रीजन खुद एक तालिबानी एजुकेशन डायरेक्टर ने दिया है, हिजाब और इमोरल एक्टिविटीज। और बस इन्हीं 2 रीजंस की वजह से आज 60% बच्चे जिनकी पढ़ाई छीन ली गई है, और वो कोई और नहीं, लड़कियां ही है। अब जाहिर सी बात है, इससे अफगानिस्तान को लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिक लॉस भी काफी हो रहा है। इनफैक्ट लड़कियों की पढ़ाई और नौकरी छीन लेने की वजह से तालिबान ऑलरेडी $1 बिलियन का लॉस झेल चुका है, जो बाय द वे डूबती अफगानिस्तान की इकोनॉमी के लिए एक तिनके का सहारा बन सकता था। अब फिलहाल अफगानिस्तान मार्केट से 700,000 जॉब्स गायब हो चुके हैं। 98% जनता गरीबी रेखा के नीचे जाने वाली है, और तो और दूध पीते बच्चे लिटरली मैल न्यूट्रिशन से मर रहे हैं। हार्ट ब्रेकिंग राइट, ये सब हमारे आंखों के सामने हो रहा है एक इनएक्सपीरियंस गवर्नमेंट के वजह से। इनफैक्ट हेल्थ सिस्टम्स की बात करें तो 2000 पेशेंट्स पर बेड की अवेलेबिलिटी 1 से भी कम है, जिसकी वजह से एक हॉस्पिटल बेड पर 3 से 4 पेशेंट्स भी अब एक आम बात हो चुकी है। मोर ओवर WHO के डायरेक्टर ने तो ये तक कह दिया है, अफगानिस्तान में पेशेंट्स जिंदा रहेंगे या मरेंगे ये अब डॉक्टर्स रैंडमली डिसाइड कर रहे हैं। इसका मतलब किसका इलाज करना है और किसका नहीं, ये भी सोचना पड़ रहा है। अब ऐसे में अगर कोई सही सलामत है तो वो भी भूखमरी का शिकार बन रहा है। वेल, अफगानिस्तान में इस वक्त 95% लोगों को पेट भर के खाना भी नसीब नहीं हो रहा है, और इसीलिए प्रॉपर्टी छोड़ो, लोग अपनी बेटियों को तक बेचने पर मजबूर हो गए हैं। एंड यूल एक्चुअली बी शॉक्ड एंड डिसअपॉइंटेड टू नो, पर ये पूरे इकोनॉमिक क्राइसिस की जड़ है ओपियम यानी अफीम। सो दुनिया का 80% से भी ज्यादा अफीम अफगानिस्तान में ही पैदा होता है। पर इस साल अप्रैल में जैसे ही अफीम प्रोडक्शन का सीजन आया तो तालिबान ने इस पर बैन लगा दिया, जिससे अफगानिस्तान का इकलौता सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम भी बंद हो गया। माइंड यू, ये वही ड्रग ट्रेड है जिससे तालिबान अब तक 60% अपनी खुद की इनकम जनरेट करता था जब वो पावर में नहीं था। इनफैक्ट अफगानिस्तान से निकलकर अफीम और हेरोइन इस रास्ते से यूरेशिया और रशिया तक जाता है विया ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। दूसरी तरफ साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के मार्केट तक पहुंचने का रास्ता है थ्रू पाकिस्तान एंड इंडिया। बचा मिडिल ईस्ट और अफ्रीका, तो अफीम वहां तक पहुंचता है ईरान और टर्की की मदद से। और ये नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग है कि कोविड के टाइम जब पूरी दुनिया बंद पड़ी थी, उस वक्त भी ड्रग की इलीगल ट्रैफिकिंग जोरों शोरों से चालू थी। एंड नॉट टू फॉरगेट, ड्रग डीलिंग ही मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग का सबसे पुराना कस्टमर है। सो जस्ट इमेजिन, इतना बड़ा सोर्स ऑफ इनकम रातों रात बंद हो जाना, वो भी एक गरीब देश में। प्लस इससे होने वाले सिक्योरिटी कंसर्न्स तालिबान के फॉरेन रिलेशंस पर भी असर कर रहे हैं, क्योंकि अब तक दुनिया की सिर्फ 3 कंट्रीज पाकिस्तान, सऊदी और यूएई ने तालिबान की सरकार को एक लॉफुल गवर्नमेंट की तरह रिकॉग्नाइज किया है। इसके अलावा सिर्फ 16 कंट्रीज ने अपनी एम्बेसीज को अफगानिस्तान में वापस रीओपन करने का फैसला लिया है। उल्टा ज्यादातर कंट्रीज ने तालिबान के आने के बाद अफगानिस्तान को ह्यूमैनिटेरियन एड देना ही बंद कर दिया है, जो बाय द वे अब तक इनसे पहले
अफगान गवर्नमेंट की 75% स्पेंडिंग का इकलौता सोर्स था। अब सवाल यह है कि तालिबान इस डूबती नाव को कैसे बचाएगा। सो अपेरेंटली तालिबान के हिसाब से उनके हर प्रॉब्लम का सलूशन है उनका गवर्नेंस मैकेनिज्म, मतलब शरिया लॉ। पर यहां पर बात यह आती है कि शरिया लॉ तो सऊदी, इजिप्ट, पाकिस्तान जैसे कई सारे कंट्रीज में है, तो आखिर तालिबान में ही इतनी तानाशाही क्यों? एंड वेल, दैट्स बिकॉज शरिया लॉ इज ओपन टू मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस। सो ब्रॉडली शरिया को 5 मेजर इंटरप्रिटेशंस के बेसिस पर डिवाइड किया गया है बाय डिफरेंट लीडर्स। अब कमाल की बात तो यह है कि इन 5 के अंदर भी काफी सारे अलग अलग इंटरप्रिटेशंस है। इसे ऐसे सोचो कि एक पेड़ है शरिया, जिसके 5 ब्रांचेस है और इन ब्रांचेस से जुड़ी हुई है कई और छोटी छोटी ब्रांचेस। इन शॉर्ट, जितने ग्रुप्स होंगे उतने ही शरिया की डेफिनेशंस भी होंगी। अब तालिबान हनाफी स्कूल ब्रांच को फॉलो करता है और उसमें भी शरिया के सबसे एक्सट्रीम वर्जन को, जिसमें एम्प्यूटेशन, एग्जीक्यूशन जैसे पनिशमेंट्स को ये लोग प्रॉफिट मोहम्मद के रेकमेंडेड पनिशमेंट्स मानते हैं। इसके अलावा तालिबान ने अब तक कोई फॉर्मल गवर्नमेंट भी नहीं सेटअप किया, वो तो बस अपने एमिर यानी लीडर अखुनजादा को एक डिवाइन किंग मान के ब्लाइंडली उसे फॉलो कर रहे हैं। और इसीलिए करंट सिचुएशन को देखते हुए एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि अफगानिस्तान आज हर तरीके से 20 साल पीछे चला गया, वही 1990s वाले एरा में। और अगर देखा जाए तो इनके शरिया लॉ के इंटरप्रिटेशन एक्चुअली इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि अच्छी खासी डेमोक्रेसी को भी हिलाकर रखते हैं। उदाहरण के तौर पर पाकिस्तान को ही देखो। You'll be shocked to know, सिर्फ कुछ कंजर्वेटिव लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने 1000 दिनों के लिए यूट्यूब तक को बैन कर दिया था। इन्हीं लॉस की वजह से बहुत सारी कंट्रोवर्शियल मूवीज भी बनी है, जिन्हें उनके स्पेसिफिक सीन्स की वजह से पाकिस्तान में ब्लॉक कर दिया गया है। ये पूरा माजरा हमने डिटेल में इस वीडियो में कवर किया है, जो आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हो। पर फ्रेंड्स, उससे पहले मुझे ये बताना कि आपकी तालिबान की सरकार को लेके क्या राय है। आपको क्या लगता है, अफगानिस्तान का भविष्य उज्जवल होने वाला है या फिर वो नीचे गिरते चला जाएगा? अफगानिस्तान के इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस रहे हैं, तो हम तहे दिल से चाहते हैं कि वो राइज करे टू इट्स पावर जो वो डिजर्व करता है। पर आपकी क्या राय? लिखिए अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी देखते रहने के लिए। और फ्रेंड्स, जाने से पहले कुकू एफएम ऐप को इंस्टॉल करना मत भूलना। यूज माय कूपन कोड टू गेट 50% ऑफ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एज ऑलवेज फ्रेंड्स, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।